नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ की चर्चा करेंगे। तो देखिए, कई विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल और मैसेजेस आए थे कि सर एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 पे भी एक वीडियोस बना दीजिए। तो देखिए, एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें 5 या 4 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें से प्रश्न आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं परीक्षाओं में। तो देखिए, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति के आधार पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति के आधार पर राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 का गठन किया गया था। ये जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 है एनसीएफ, इसमें पहली लाइन से प्रश्न बनता है कि ये किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। तो प्रोफेसर यशपाल, इनका नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रखना आपको, यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनसीएफ पाठ्यक्रम जो है वो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था 2005 में, और उन्होंने ये पाठ्यक्रम उसका निर्धारण किया था। पहली बात, प्रोफेसर यशपाल का नाम बहुत ही अच्छे से याद रखना अपन को। दूसरी बात, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र अपन को याद होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है। तो देखिए, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना टेंशन के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, इस शब्द को बहुत अच्छी तरीके से अपन को याद रखना है। यह सूत्र पूछा जा सकता है परीक्षा में, ठीक है। पहली बात, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति हुई थी। दूसरा, एनसीएफ का मुख्य सूत्र लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 हेतु गठित समिति में पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया गया था, यानी व्यवहार से जुड़े हुआ सिलेबस होना चाहिए बच्चों को। और आगे इसमें है कि सन 1993 ईस्वी का एक विचार था शिक्षा बिना बोझ के। यह भी पूछा जा सकता है कि 1993 में जो शिक्षा नीति बनी थी, इसका मुख्य विचार क्या रखा था। बिना बोझ की शिक्षा को ध्यान में रखा था। बिना बोझ की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर 21 फोकस समिति ने एनसीएफ 2005 का आलेख बनाया था, और जिससे बनाते समय शुरुआत है, यानी ये जो एनसीएफ 2005 पाठ्यक्रम बना था, इसकी शुरुआत है वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता एवं प्रगति। इस निबंध का शीर्षक याद रखना बहुत जरूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध है, सभ्यता और प्रगति के उद्धरण से शुरुआत की थी। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने एक निबंध लिखा था, सभ्यता और प्रगति, उसी के उद्धरण से एनसीएफ 2005 जो पाठ्यक्रम तैयार किया था, उसकी शुरुआत सभ्यता और प्रगति से की गई थी। तो ये 3 बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना, किसकी अध्यक्षता में। तो ये बात अपन को बहुत अच्छी तीनों याद रहनी चाहिए, यानी यशपाल की अध्यक्षता में, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। दूसरा इसमें सूत्र है वो याद रखना है, लर्निंग विदाउट बर्डन। तीसरी इसमें मुख्य बात है कि ये कहाँ से उठाया लिया गया है। तो ध्यान रखना, सभ्यता और प्रगति रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, उससे यहाँ से ये उद्धरण की शुरुआत की गई है। अब पहले अपन चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम की। तो देखिए, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है। पाठ्यक्रम को करिकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करिकुलम। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेर से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के क्यूरेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अब पूछा जा सकता है कि कुरियर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दौड़ का मैदान अपन को याद होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम दौड़ का मैदान है, जिस पर बालक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है। पाठ्यक्रम तो होता है एक निश्चित दायरा, तो ये विद्यार्थी के लिए क्या होता है, एक दौड़ का मैदान होता है, और विद्यार्थी यानी बालक होता है वो अपने लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए उस पर दौड़ता रहता है। आई बात समझ में यहाँ तक? अब कनिंघम उन्होंने क्या परिभाषा दी है पाठ्यक्रम की, वो देखिए। एक आध विद्वान की परिभाषा भी अपन को याद होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम जो कलाकार शिक्षक के हाथों में एक ऐसा यंत्र होता है जिससे वह अपनी सामग्री यानी विद्यार्थी को अपने आदर्श यानी लक्ष्य के अनुसार अपने कलागृह यानी विद्यालय में मोड़ता है, यानी अपने अनुसार विद्यार्थी को वो शिक्षक होता है वो बना देता है। यानी पाठ्यक्रम होता है वो कलाकार होता है, शिक्षक, उसके हाथों में एक पाठ्यक्रम ऐसा यंत्र होता है जिससे वह अपनी सामग्री यानी उसकी सामग्री होगी विद्यार्थी, उसको अपने आदर्श और लक्ष्य यानी शिक्षक अपने आदर्श और लक्ष्य के अनुसार कलागृह में यानी विद्यालय में उसी तरह मोड़ देता है। आई बात समझ में? ये कनिंघम के द्वारा दी गई परिभाषा है पाठ्यक्रम की। एनसीएफ 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी?
एनसीएफ 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी इससे पहले भी तो पाठ्यक्रम था, इसकी आवश्यकता के पीछे कुछ कारण है। ये अपन को 2 4 5 पॉइंट याद रखने हैं कि छात्रों की रुचि एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ी कि नया पाठ्यक्रम इसीलिए बनता है कि बच्चों की इसमें रुचि है और बच्चों को नई चीज़ों की ज़रूरत है, तो बच्चों की ज़रूरतें और उसकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ी, इसलिए एनसीएफ 2005 से बनाना पड़ा। दूसरी है शिक्षण विधियों में सुधार और विकास हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ी, यानी शिक्षण विधि जो प्राचीन काल से चलती आ रही हैं, अब नया मॉडर्न ज़माना आ गया है, उसमें कुछ शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए, यानी डिजिटलाइजेशन किया जाए और बच्चों में उसका विकास हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, वो पड़ी। तीसरी बात है अध्यापकों की संतुष्टि के अध्यापकों की संतुष्टि में पाठ्यक्रम निर्माण में उनकी सहायता लेना है, यानी अध्यापक होते हैं उनकी संतुष्टि के लिए, यानी अध्यापक कब संतुष्ट होंगे पाठ्यक्रम हमारे अकॉर्डिंग है कि नहीं है, हम उनको पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उनकी संतुष्टि के लिए पाठ्यक्रम निर्माण में उनकी सहायता लेना होता है। चौथी बात है पाठ्यक्रम में नवीन तथ्यों और शोधकर्ताओं के निष्कर्षों को भी शामिल करने, तो यानी नए नए जो शोध हो रहे हैं वर्तमान युग में, पुरानी जो परिपाटी चली आ रही थी उसमें बहुत बदलाव आ गया है, अब नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए तथ्य आ रहे हैं, नए नए सुधार हो रहे हैं, नए नए शोधकर्ता सामने आ रहे हैं, तो उन शोधकर्ताओं के निष्कर्ष, यानी वो शोधकर्ता क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने, उनके निष्कर्षों को इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पांचवी बात है कि कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु, यानी कक्षा में जो अध्यापक शिक्षण कार्य करवाता है, एक तो देखो जैसे प्राचीन काल में बिल्कुल सूत्र रटा करके पढ़ा दिया जाता था, परंतु वर्तमान जो युग है वो उस आधार पर नहीं चल सकता, बहुत परिवर्तन हो गया है शिक्षा में, तो कक्षा कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने, यानी शिक्षण कार्य जो शिक्षक करवाता है वो किस प्रकार से प्रभाव प्रभाव डाले बच्चों पर, अपना प्रभावशाली कैसा बनाए, बच्चे उसकी तरफ आकर्षित कैसे हों शिक्षक की तरफ में, और नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता है फोपड़ी, यानी कक्षा कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ी। अगली बात है कि भाषा संबंधी समस्याएं, यानी भाषाएं अनेक हैं अपने देश में, उनकी समस्याओं को निदान हेतु नवीन पाठ्यक्रम की संरचना की आवश्यकता पड़ी, यानी अपने देश में एक राष्ट्रीय भाषा तो है नहीं, हर एक क्षेत्र की, हर एक राज्य की, हर एक प्रांत की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, उन भाषाओं से निजात पाने के लिए भी आवश्यकता पड़ी। बच्चों के नैतिक और धार्मिक शिक्षा में वृद्धि की, यानी बच्चे वर्तमान में ऐसे बच्चे हैं कि उनका नैतिक विकास ढंग से नहीं हो पाया, वो अपने कला संस्कृति है उसके बारे में बिल्कुल जानते नहीं हैं, तो नैतिकता में विकास करना बच्चों के और उनको धार्मिक शिक्षा में वृद्धि करना भी एक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा है। ये 3 4 5 बातें हैं जिसके कारण अपन को नया पाठ्यक्रम बनाने की वो आवश्यकता है वो पड़ी थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 है वो क्यों बनाना पड़ा नया पाठ्यक्रम, तो ये 4 5 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है कि छात्रों की रुचि और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों में सुधार और विकास करने हेतु, अध्यापकों की संतुष्टि से पाठ्यक्रम निर्माण में उनकी सहायता करने हेतु, पाठ्यक्रम में नवीन तथ्य और शोधकर्ताओं के निष्कर्षों को शामिल करने के लिए, कक्षा कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु और नवीन भाषा संबंधी जो समस्याएं उनका निदान करने हेतु, बच्चों में नैतिक और धार्मिक शिक्षा में वृद्धि करने हेतु, ये 5 4 बातें अपन को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। अगली इसमें बात है कि एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शन में मतलब प्रस्तावना के क्या क्या सिद्धांत रखे गए थे, तो बालकों को सुनागरिक बनाना, यानी बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनके नैतिकता गुणों का विकास करना, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देना बच्चों को बल्कि उनको व्यवहारिक ज्ञान भी देना, उनको सामाजिक ज्ञान भी देना, उनको सांस्कृतिक ज्ञान भी देना, तो विद्यालय के बाहर के जो क्रियाकलाप हैं उनको भी मतलब जीवन में शामिल करना यानी जोड़ना। तीसरी बात है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, यानी बिल्कुल रटी रटाई चीज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल मतलब उसको समझना चाहिए, कोई भी अगर अपन कोई चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, कोई पाठ को, कोई लेसन को पढ़ा रहे हैं अगर अपन, तो उसको समझना चाहिए उस चीज़ को, यानी उनको रटना नहीं है, बच्चे को रटन प्रणाली से बिल्कुल मुक्त करना है, उसको समझाना है बच्चे को किस किस प्रकार से ये बातें हैं जो हो रही हैं, तो पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। चौथी बात है परीक्षा को लचीलापन लाना तथा कक्षा में के व्यवहारों से जोड़ना, यानी परीक्षा इतनी कठोरता से नहीं करना कि उसमें थोड़ा लचीलापन लाना है जिससे कि विद्यार्थी को प्रोत्साहन मिल सके, जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं पढ़ाई में उनको भी मतलब पास होने वाले मार्क्स मिलते हैं तो उनको आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन मिलता है, तो परीक्षा प्रणाली है उसको लचीलापन लाना और कक्षा के व्यवहार से जोड़ना। पांचवी बात है शिक्षा को पाठ्य केंद्रित के रखने के स्थान पर, शिक्षा को पाठ्य केंद्रित रखने के स्थान पर चहुमुखी विकास में जोड़ना, यानी जो शिक्षा है उसको
किताबों से ही नहीं जोड़ना है, बल्कि उसके स्थान चहुमुखी विकास होना जरूरी है। बच्चे का चारों तरफ का विकास होना चाहिए उसमें, मतलब खेल से संबंधित भी उसमें कुछ चैप्टर्स होने चाहिए, कुछ अपने कल्चर से संबंधित भी चैप्टर होने चाहिए, सब कुछ यानी चहुमुखी विकास होना चाहिए बच्चे का। दूसरा, शिक्षा वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी बच्चे पर केंद्रित होनी चाहिए। अगला है इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी बच्चा क्रियाशील होना चाहिए, अनेक क्रियाएं करता रहना चाहिए, अनेक एक्टिविटी जो विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं कि गेम्स वगैरह होते हैं उसमें, और एक क्रमबद्ध होना चाहिए पाठ्यक्रम, बिल्कुल क्रम से चलना चाहिए। अगली बात है व्यापकता एवं संतुलन का सिद्धांत भी उसमें होना चाहिए, यानी व्यापक होना चाहिए पाठ्यक्रम पर, तो उसमें बिल्कुल संतुलन होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस बना दिया है, बल्कि संतुलित होना चाहिए वो। विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी बच्चे के स्तर के अनुसार उसमें चैप्टर्स हैं वो जोड़ने चाहिए। जैसे कि मतलब छठी क्लास का बच्चा है तो उसको बेसिकली नॉलेज होना चाहिए, ये नहीं है कि उसमें भी मतलब ट्वेल्थ वाले लेसन है उतनी गहराई डाल दी जाए जिससे कि बच्चे की समझ में ना आए, बल्कि यानी स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार अगर पाठ्यक्रम होगा तो बच्चा पढ़ने में भी रुचि लेगा, और शिक्षक होगा उसको भी पता चलेगा कि बच्चा कहाँ तक सीख रहा है। ये मुख्य मुख्य बातें अपन को ध्यान में रखनी है। अब मुख्य विशेषताएं एनसीएफ की काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी अपन को याद रहनी चाहिए, क्या है कि विशेषताओं से संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी इस पाठ्यक्रम की संरचना में पर्यावरणीय शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, यानी पर्यावरणीय जो शिक्षा है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अपने चारों ओर के वातावरण है, वायुमंडल है, उससे संबंधित पर्यावरण से संबंधित शिक्षा उसमें जोड़ी गई है। नवीन शिक्षण विधियों पर भी बल दिया गया है, नई जो शिक्षण विधियां उन पर स्पेशली बल दिया गया है। छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है, इन छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए चारों तरफ का, यही नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पे ही सारे जुटे रहें, बल्कि उनका चारों तरफ से विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास। आवश्यकता और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन का प्रावधान भी किया गया है, यानी अगर आवश्यकता पड़ी तो इस पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जा सकता है, यानी आगे पता नहीं किस प्रकार की क्या शिक्षा प्रणाली आ जाए तो उसके अनुसार अगर ये पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव किया जा सकता है। पाठ्य सामग्री और क्रियाओं की अनिवार्यता दी गई, यानी पाठ्य सामग्री जो क्रियाओं के साथ में अनिवार्य होनी चाहिए, यानी उनके साथ क्रियाएं करता रहना चाहिए बच्चा साथ साथ में, जिससे कि वो करके सीखने के लिए बल दिया गया है। शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाने का प्रयास किया गया, यानी शिक्षा उसको व्यवसाय से जोड़ा गया है कि बड़ा होकर के बच्चा अगर ट्वेल्थ वगैरह कर लेगा, ग्रेजुएशन वगैरह कर लेगा, तो उसमें मतलब क्या होगा कि उससे संबंधित वो व्यवसाय क्या कर सकता है अपने जीवन में, तो व्यवसाय उन्मुखी शिक्षा पर भी बल दिया गया है। मानसिक स्तर है, यानी बच्चे के मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है, यानी बच्चे की मानसिक स्तर क्या है और उसकी योग्यता क्या है उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है। और शांति शिक्षा को भी इसमें बढ़ावा दिया गया, यानी शांतिपूर्ण शिक्षा उसको इसमें शामिल किया गया है। परीक्षा प्रणाली में सुधार का आयोजन किया गया, यानी परीक्षा प्रणाली उसमें सुधार किस प्रकार से किया जाए। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, यानी निरंतर लगातार मूल्यांकन होना चाहिए, और व्यापक मूल्यांकन तथा सामूहिक कार्य मूल्यांकन की भी इस पाठ्यक्रम में व्यवस्था है वो की गई है। बालकों के ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से भी इसमें जोड़ा गया है, यानी बच्चों के जो ज्ञान है उसको विद्यालय के बाहर की जो क्रियाकलाप है उसमें भी उसमें जोड़ा गया है। ये मुख्य मुख्य इसमें विशेषताएं हैं। अब लक्ष्य क्या क्या है एनसीएफ के? एनसीएफ के मुख्य लक्ष्य में देखिए अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति, यानी अभिभावक क्या चाहते हैं उनकी इच्छाओं उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति इसमें की गई, शामिल की गई है। स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया, यानी स्तर के अनुकूल, जैसे थर्ड क्लास का बच्चा होता है तो उसके आधार पर कौन सी शिक्षण विधि प्रयोग की जाएगी, अगर ट्वेल्थ का तो उस पर कौन सी विधि प्रयोग की जाएगी, उसके स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग इसमें शामिल किया गया है। अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास किया गया, यानी ये जो पाठ्यक्रम है इसमें अध्यापकों में अपने आप में आत्मविश्वास आएगा पढ़ाने में, कि बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाएं जिससे कि वो पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा हो। शिक्षण संस्थाओं में समन्वय की स्थापित किया गया है, यानी शिक्षण संस्थाएं उसमें समान रूप से स्थापित किया गया है, यानी सभी जो शिक्षण संस्थाएं उसमें एक स्तर के रूप में पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। शारीरिक और मानसिक विकास में सामंजस्य स्थापित किया गया है, यानी बच्चों के शारीरिक विकास किस प्रकार का और उसका मानसिक विकास के इन दोनों में सामंजस्य स्थापित भी करना होता है। प्रभावशाली शिक्षण को व्यवस्था स्थापित करना भी, यानी प्रभावशाली जो शिक्षण है उसको व्यवस्थित स्थापित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य रह गया है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने के लिए उसमें मानवीय मूल्यों को विकसित करना और छात्रों को पढ़ने के लिए रुचि जागृत करना भी इस पाठ्यक्रम में शामिल है वो किया गया है। प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राथमिक स्तर है, उस पर त्रिभाषी सूत्र लागू किया गया है। प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक स्तर पर बच्चों में त्रिभाषी सूत्र, यानी बच्चे को जो भाषा पढ़ा रहे हैं उसमें ठीक है, बल्कि उसकी मातृभाषा में भी बच्चे को अपन पढ़ा सकते हैं, ये भी इसमें शामिल किया गया है। दंड प्रणाली को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया, यानी बच्चे को किसी भी हालत में अगर 10 बार भी समझ में नहीं आता तो शिक्षक को 12वीं बार या 11वीं बार भी उसको समझाना पड़ेगा, बिल्कुल दंड नहीं दिया जाएगा, बच्चे को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है वो नहीं किया जाएगा, ये भी इसमें शामिल किया गया है।
अब इसमें देखो मुख्य बाधाएं क्या क्या आई एनसीएफ 2005 में, प्रमुख बाधाएं बनाने में। एक तो रूढ़िवादिता के कारण, देखो रूढ़िवादिता के कारण यौन शिक्षा जैसे पाठ्यक्रम है वो उसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अपना जो समाज है वो रूढ़िवादी समाज है। अगर इस प्रकार के चैप्टर को अगर शामिल कर देते हैं तो समाज में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। तो ये रूढ़िवादिता के कारण ये एक बाधा आई है कि यौन शिक्षा को शामिल नहीं किया गया है। आर्थिक समस्याएं होने के कारण से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की सफलता में भी बाधा आई है, यानी एक आर्थिक समस्या भी बहुत बड़ी समस्या रही है, जिसके कारण से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है उसमें बाधा उत्पन्न हुई है, वरना बहुत कुछ इसमें और भी जोड़ा जा सकता था। पाठ्यक्रम में जैसे आर्थिक रूप में आने वाले मुख्य कंप्यूटर शिक्षा है कि कंप्यूटर शिक्षा को आवश्यक समझा गया है, यानी कंप्यूटर शिक्षा देनी चाहिए बच्चे को, क्योंकि वर्तमान में टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर बच्चे को टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो वो अच्छे से पढ़ सकता है घर पे भी रह करके। अगर उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो वो अच्छे से हृदयंगम किसी भी शिक्षण कार्य को नहीं कर सकता है। तो देखो पाठ्यक्रम में कंप्यूटर शिक्षा है, वो कंप्यूटर क्या है कि महंगा होता है और हर एक बच्चे के बस की बात यह होती नहीं है कि वो घर पर खरीद सके। इसलिए एक आर्थिक रूप से यह बाधा भी आई कि कंप्यूटर शिक्षा आवश्यक रूप से समझा गया, परंतु आर्थिक समस्या के कारण उसे पूर्णतः लागू नहीं किया गया, यानी पूर्णतः लागू नहीं किया गया अपने भारत देश में कंप्यूटर शिक्षा को, बल्कि होना बहुत जरूरी है, परंतु आर्थिक समस्या होने की वजह से इसको पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका। दूसरी इसमें बाधा है कि पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन उचित रूप से नहीं किया गया, यानी पाठ्यक्रम में उसका क्रियान्वयन उसको लागू है वो उचित रूप से नहीं होने के कारण एनसीएफ 2005 वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा, यानी लगातार उसमें किस प्रकार से इसको लागू करना है वो पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। इसके कारण से ये अपने निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पा सकेगा। तीसरी इसमें बाधा है कि 2005 के लिए मुख्य बाधक ये रहा कि वह भाषावाद रहा। मुख्य बाधा कि इसमें यह रहा कि अपने भारत देश में एक राष्ट्रीय भाषा तो है नहीं, अलग क्षेत्र की अलग भाषा होती है, अलग प्रांत की अलग राज्य की अलग भाषा होती है। तो एक भाषावाद भी एक मुख्यतः इसमें बाधक का काम कर रही है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्रीय भाषा के स्थान पर प्रादेशिक भाषा को अधिक महत्व दिया गया है। जैसे कि अपन दक्षिण भारत में देखते हैं तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, अलग अलग हैं सभी भाषाएं। तो ये भी मतलब इसको अपने क्षेत्रीय भाषा को अधिक महत्व दिया गया है। तो ये समस्या है वो प्राय दक्षिण भारत में ही दृष्टिगोचर होती है, यानी भाषा से संबंधित जो समस्या है वो अपने दक्षिण भारत में स्पेशली दृष्टिगोचर होती है, बल्कि उत्तर भारत में तो हिंदी को वरीयता दी जा रही है। परंतु दक्षिण भारत में अगर अपन कहीं पर भी जाएंगे तो हर एक प्रांत की हर एक राज्य की अपने को अलग भाषा पढ़ने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी। तो ये भी एक तरह से बाधा का काम कर रही है कि भाषा हर एक क्षेत्र की हर एक प्रांत की अलग अलग है, वो भी एक मतलब बाधा का ही काम कर रही है इसमें। अभिभावकों की महत्वाकांक्षा प्रवृत्ति एनसीएफ में बाधक रही है, यानी अभिभावक होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा किताबी ज्ञान ले, ज़्यादा से ज़्यादा किताबी ज्ञान ले, मतलब व्यवहारिक ज्ञान वो बच्चे को चाहते ही नहीं है, एक मशीन की तरह अपने जो बच्चा होता है उसको बनाना चाहते हैं। तो ये भी एक मतलब एक बाधक के रूप में कार्य कर रही है। अन्य प्रमुख इसके मुख्य सिद्धांत जो हैं जैसे रुचि का सिद्धांत है। तो देखो रुचि का सिद्धांत में यह है कि अध्यापक के द्वारा अपना जो शिक्षण कार्य करवाना होता है एवं छात्रों के द्वारा सही समझने के लिए रुचि का होना बहुत ही आवश्यक होता है। यानी शिक्षक जो पढ़ा रहा है और बच्चा जो पढ़ रहा है तो बच्चे को मतलब उसमें रुचि होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर रुचि नहीं होगी तो बच्चा उस शिक्षण कार्य को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाएगा। अतः एनसीएफ में इस रुचि के सिद्धांत को सर्वोपरि रखा गया है। रुचि का सिद्धांत सबसे ऊपर रखा गया है कि बच्चे में अगर रुचि होगी तभी वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा, बहुत अच्छे से किसी चीज़ को सीख पाएगा, अदरवाइज वो नहीं सीख पाएगा। तो सबसे मुख्य सिद्धांत जो है वो रुचि का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है इसमें मानवता का सिद्धांत है। मतलब मानवीय जो मूल्य हैं उनके विकास में प्राथमिकता देने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 का ये लक्ष्य रहा है। उसके अनुसार विद्यार्थी में मतलब मानवीय के गुण होने चाहिए, जैसे प्रेम है, सहिष्णुता है, परोपकार की भावना है, सहयोग की भावना है, आदि का विकास होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर एक इंसान में इन सभी गुणों का अगर विकास होगा, प्रेम, सहिष्णुता, परोपकार और सहयोग का, तो उसमें वो अपने जीवन में भावी जीवन में एक सफल शिक्षक या सफल इंसान बन सकेगा। तीसरा इसमें नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत ये कहना चाहता है कि पाठ्यक्रम में प्रारंभिक स्तर पर प्रेरणादायक कहानियाँ होनी चाहिए, यानी प्रेरणा मिलनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर बच्चे को वो कहानियाँ पढ़नी चाहिए जिससे कि उसको प्रेरणा मिल सके, और ऐसी कविताएं होनी चाहिए जिस कविताओं के माध्यम से उनको बालकों में नैतिकता का गुण विकसित हो सके, जिससे कि अपने जीवन में वो नैतिक कार्य उच्चतर स्तर पर प्राप्त कर सके। तो प्रेरणादायक कहानियाँ, रोचक तथ्य, अच्छी अच्छी कविताएं वो उन्हें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जिससे बच्चे में क्या है कि नैतिकता के गुण होंगे, उनका विकास होगा। चौथा जो है वो एकता का सिद्धांत है। ये सिद्धांत है समाज में निहित जैसे धर्म है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनको एक सूत्र में बांधते हुए सांप्रदायिक सद्भावना उसको ध्यान में रखते हुए ये पाठ्यक्रम के
विकास किया गया है। यानी बच्चे में एकता की भावना होनी चाहिए। यानी संपूर्ण भारत देश है, उसमें जितने भी धर्म हैं, जहाँ की जो संस्कृति है, जहाँ की जो परंपराएं हैं, जहाँ की जो रीति रिवाज हैं, उन सभी सूत्रों में सभी को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया गया है। जिससे क्या है कि बच्चा होगा वो अपने अंदर एक एकता का सिद्धांत का विकास कर सकेगा और पाठ्यक्रम का विकास भी इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से मित्रों, इसमें जो महत्वपूर्ण जितनी भी बातें हैं एनसीएफ 2005 में, वो सारी मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को छांट करके आपके लिए वीडियो बनाया है। आशा करता हूं कि आपको प्रत्येक बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो अपना टेलीग्राम चैनल है हिंदी साहित्य मंच, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।